अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 बजे और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर बट। पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात का जो सिलसिला है वो बड़ी तेज़ी के साथ अपने मराहिल तय करता चला जा रहा है और पाकिस्तान में बहुत सारी सियासी जमातें जो हैं वो इस वक्त अपने उम्मीदवारों के साथ मैदान में आ गई हैं। अभी उम्मीदवार जो हैं बाकायदा तौर पर अनाउंस तो नहीं किए किसी भी सियासी जमात ने, लेकिन उनको फाइनल करने की जो हतमी मराहल है वो शुरू हो चुके हैं। इन सारी इशूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में इन इशूज़ पर बात करने के लिए मौजूद हैं जनाब सईद चौधरी साहब और उनके साथ अहमद वलीद साहब हैं जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। दोनों बहुत सीनियर सहाफ़ी और तजिया नगार हैं। सईद चौधरी साहब, ये बताइएगा कि इंतखाबात का जो सिलसिला है ये पहले आप कागज़ात नामजदगी वसूल करते हैं, फिर वो आप जमा कराते हैं, फिर उसकी स्क्रूटनी होती है, फिर उसके ऊपर एतराज़ात आते हैं। किसी बंदे ने आप पर एतराज़ नहीं किया, मसलन मैं नाम लेता हूँ मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर किसी ने एतराज़ नहीं किया जिस वक्त NA 130 में उन्होंने कागजात जमा करवाए और उनकी जो लिस्ट थी हतमी उम्मीदवारों की सामने आ गई। उसके बाद जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाकर एक साहब ने दरख्वास्त दे दी कि जी मियाँ साहब जो हैं वो तो ताहयात नाहल है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो इन फील्ड है, तो ये ज़रा मुझे बताइएगा कि ये बात कहाँ, ये किस तरह से हो गया कि आप पहले तो जिस वक्त RO के पास मामला था तब तो एतराज़ नहीं आया, अब ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ले आए। वैसे उनकी एतराज़ के ऊपर भी एतराज़ लग गया है, ठीक है, लेकिन ये कैसे हो सकता है ये मामला? ये जो इलेक्शन एक्ट है उसमें पूरा प्रोसीजर दिया गया है कि कैसे कागजात जमा होने हैं, कैसे एतराज़ करना है और कैसे एतराज़ के बाद फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वहाँ मामला जाना। और इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो होते हैं वो हाई कोर्ट के जजों पर, ये लिखा हुआ है उसमें कानून में। और उसमें जो ये मुतलका आर्टिकल इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स वाला सेक्शन जो है वो है 63(1) से 4 तक। और 1 ये कहता है, 63(1) ये कहता है कि स्क्रूटनी के दौरान यह एतराज़ होता है एतराज़ का निंदा अगर उसकी मंशा के मुताबिक फ़ैसला RO नहीं करता, या फिर अगर कागजात मुस्तरद हो जाते हैं कागजात नामजदगी तो मुतलका उम्मीदवार वो अपील कर सकता है। ये राइट ऑफ अपील है, अपील का हक दिया गया है। और मानसहरा में भी इनके खिलाफ कागजात नामजदगी पे जो इतलात जो खबरें हैं उनके मुताबिक एतराज़ नहीं किया गया। और लाहौर में NA 130 जो है हल्का, वहाँ भी इनके ऊपर एतराज़ नहीं किया गया था, जिसकी वजह से उनके जो कागजात हैं नामजदगी वो मंजूर RO की तरफ से मंजूर करार पाए। तो अब चौधरी इश्तियाक साहब हैं, कोई एक सियासी जमात के वो कहते हैं जनाब रहनुमा हैं, तो उन्होंने अपनी उनकी जमात है तो उन्होंने ये अपील कर दी है, चैलेंज कर दिया है मियाँ साहब के जो कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। अगर देखा जाए उस सेक्शन को 63(1) को, उसके तहत तो अगर एतराज़ नहीं किया था इन्होंने तो फिर ये नहीं जा सकते अपील में। ओके। और लेकिन उसके साथ ही एक और सेक्शन है जो स्वाबदीदी इख्तियार एक तरह से कह लें आप, सुओ मोटो इख्तियार कह लें, कोई नाम भी उसको दे लें, वो है 63(4). ओके। वो ये कहता है कि अगर किसी शख्स के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं और किसी सोर्स से, किसी ज़रिए से, एक ज़राए से खबर मिलती है अपने ट्रिब्यूनल को जो कि हाई कोर्ट के जज होते हैं, तो वो उस पर भी कार्रवाई कर सकते हैं। अपील आना ज़रूरी नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ओके। जो हमने देखा है रवायत जो है वो यही है कि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर ट्रिब्यूनल अपने तौर पे कह ले जनाब NA फलां से फलां उम्मीदवार जो है उसके बारे में ये मेरे सोर्स ने मुझे बताया है या किसी ज़रिए से मुझे शिकायत मिली है, मैं उसको नोटिस लेना है, मैंने शोकाज देना है, फिर तो वो लगता है कि शायद वो बायस्ड ऐसा तासर बन जाता है, इसलिए आमतौर पे होता नहीं है। लेकिन जो इस तरह के शिकायत के निंदगान आ जाते हैं वो जो बात लेते हैं उसकी बुनियाद पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो कार्रवाई कर सकते, लेकिन पहले शोकाज देगा। ओके। ऐसे नहीं हो जाएगा, शोकाज देंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल। और आम तौर पे ऐसी दरखास्तें जो है वो इंटरटेन भी नहीं की जाती। नहीं, ये तो चल एंटरटेन हो गई, अभी इसके ऊपर तो है एक एतराज नहीं, अभी तो ये है ना, अभी मामला ये भी है ना, उसमें जो एतराज़ है कि उसने मुसद्दका कापी नहीं लगाई। जब मुसद्दका कापी लगाएंगे तो उससे पता चल जाएगा जनाब इन्होंने वहाँ तो RO के सामने तो एतराज़ ही नहीं किया। और इस तरह की बहुत सारी जजमेंट्स मौजूद हैं
کہ اگر کاغذات نامزدگی منظور ہو جاتے ہیں ووٹر آر او کے سامنے اعتراض کر سکتا ہے لیکن اپیلنٹ ٹریبیونل میں نہیں آ سکتا. وہ اس طرح کی ججمنٹس ہیں اگر وہاں اعتراض نہ کیا جائے. یہ ذرا ایک معاملہ جو ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آئین کا آرٹیکل 225 ہے نا, جی جی, وہ یہ کہتا ہے کہ جو انتخابی عذرداریاں وہ اس کے بعد والا مرحلہ ہے, لیکن اس میں جو منشا ہے آئین کی وہ سامنے آ گئی ہے. وہ منشا یہ ہے کہ جناب یہ جو انتخابی مراحل ہیں, جب معاملات ہیں, ان کو کم از کم عدالتوں میں لانا, اوکے, تنازعات پیدا ہی نہ ہوں, تنازعات کو عدالتوں میں نہ لانا, چیپٹر کلوز کر دینا, بند کر دینا. جو 225 ہے وہ یہ کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ جناب الیکشن ٹریبیونلز کے علاوہ کہیں الیکشن پٹیشن فائل ہی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے یہاں 199 کے تحت 184 کے تحت لوگوں نے چلتی رہتی ہیں, چلتی رہتے نکالی ہوئی لیکن وہ چیزیں. اور اس انتخابی میں عذرداریوں کے فیصلے بھی جلدی نہیں ہوتے سر. نہیں, وہ پچھلے دور میں 2018 والے جو الیکشن تھے ان میں تو کافی تیزی کے ساتھ, اس سے پہلے کی بات, اس سے پہلے اس وقت وہ یہ بھی ہو جاتا تھا کہ نئے الیکشن ہو آ جاتا تھا, وہ عذرداریاں چلتی رہتی تھی. اور یہ اعتراض جو کیا گیا نا میاں صاحب پہ, یہ ہے کہ جناب یہ 62(1)(f) کے تحت جو ہے یہ, جی میں ایگزیکٹلی یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ معاملہ حل نہیں ہوا, یہ نااہل ہے. اور اس بارے میں جو سپریم کورٹ ہے اس کی 5 رکنی بینچ کی ایک ججمنٹ آئی ہوئی ہے بقول ان کے, کہ اس کے تحت جو 62(1)(f) کے تحت نااہل ہوگا اس سے مراد تاحجات نااہلی ہوگی. اس پہ الیکشن ایکٹ ترمیم آ گئی. ترمیم کے بعد انہوں نے کہا جناب جہاں یہ مدت نہیں نہ دی گئی کہ 62(1)(f) 62 کے تمام آرٹیکلز میں کوئی مدت نہیں دی گئی. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جناب وہ اس سے مراد 5 سال نااہلی تصور کیا جائے. جیسے 63 جو ہے اس میں نااہلی دی ہوئی کتنی دیر کے لیے ہوگی, تو اس میں 5 سال دی ہوئی. اس کے تناظر میں انہوں نے سوچا کہ 5 سال اس کی بھی کر دی جائے. تو اس پہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ موسم سرما کی تعطیلات سے پہلے دسمبر میں چیف جسٹس مسٹر جسٹس قاضی فائز جسا کی سربراہی میں بینچ کے سامنے ایک ایشو آیا تھا میر بادشاہ کیسرانی کا, جی جی, جعلی ڈگری کا ایشو ہے, اور اس کے مخالف نے شاید کو وہاں پٹیشن فائل کی ہوئی ہے کہ جناب یہ تاحجات نااہلی بنتی ہے. تو اس پہ انہوں نے جو بینچ تھا انہوں نے بڑا ایک کہہ لے کہ وزڈم کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا جناب یہ جو ہے اگرچہ جو الیکشنز ایکٹ ہے جس میں 5 سال مدت کر دی گئی ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے, چیلنج نہیں کیا کسی نے, لیکن یہ ایک ابہام جو ہے یہ آروز کو ڈسٹرب کر سکتا ہے کہ جناب آپ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو تشریح کر دی ہے کہ جناب یہ تاحجات نااہلی ہوگی, اور دوسری طرف الیکشن ایکٹ ہے وہ یہ کہتا ہے جو اس میں ترمیم کر کے شاید 232 کوئی آرٹیکل ہے, سیکشن ہے, وہ شامل کیا گیا ہے کہ جناب اس سے مراد 5 سال ہوگی. وہ کہتے ہیں اس کا ابہام جو ہے یہ ہم نے دور کرنا ہے. اب اس میں آج اس کی سماعت بھی ہوئی ہے, اور جو آبزرویشنز ہیں وہ بڑی, جو آبزرویشن سے مراد آپ کہہ لیں کوئی فیصلہ نہیں, جو سوالات اٹھائے گئے ہیں وہ بڑے اہم سوالات ہیں جو اٹھائے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ پہلے یہ اب الیکشن ایکٹ, مجھے جو لگ رہا ہے الیکشن ایکٹ اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ان میں سے کون فائق ہے کون غالب ہے, یہ فیصلہ اب تھوڑا سا سے آگے بات نکل گئی ہے. ایک تو یہ کہ اٹارنی جنرل صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ اس کی تشریح دوبارہ فرما دیں, اور جو بینچ بنا ہے 5 رکنی اس کے پاس جو اختیار ہے, 7 رکنی بینچ, پہلے 5 رکنی بینچ تھا نا, 5 رکنی بینچ نے کہا تاحجات نااہلی. اور جو رولز ہیں سپریم کورٹ کے اور جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دے چکی ہو اور اس کے برعکس کوئی فیصلہ دینا ہو سپریم کورٹ نے, تو اس سے بڑا بینچ تعداد میں بڑا بینچ چاہیے. یعنی جو 5 رکنی بینچ تھا جو 7 رکنی بینچ بنا ہے, یہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ اس کی دوبارہ تشریح کی جا سکتی ہے. جو جسٹس چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے دور میں بینچ نے دی تھی آبزرویشنز اور وہ فیصلہ, اس کو دوبارہ ریوزٹ کیا جا سکتا ہے اس بینچ میں. اور دوسری جو انہوں نے یہ بات کی ہے چیف جسٹس صاحب نے, انہوں نے کہا جناب یہ جو آئین کا 62 ہے 1F سمیت جتنے بھی 62 میں آرٹیکلز ہیں جن کے تحت نااہلی ہوتی ہے ان میں تو کسی میں بھی مدت نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جس دور میں شامل کیے گئے تھے ضیاء الحق صاحب کے دور میں 85 میں یہ آرٹیکل شامل کیے گئے تھے, یہ جو اسلامی 62 والی میں بات کر رہا ہوں اور 63 کی ایک چیز ہے. تو اس میں ایک یہ بھی ہے جو 63(1)
वन एच तो वो हो गया ना, तो इन्हें अदालत वगैरह बार वो जो सज़ा हो जाए। 62 की मैं बात कर रहा हूँ। 62 में 2 सेक्शन ऐसे हैं, एक तो ये है कि जनाब उसको इस्लामी तालीमात का खातर खा इल्म हो और वो गुनाहे कबीरा से बचता हो, और फिर जो इस्लामी फ़राइज़ हैं यानी नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, उस पर कारबंद हो और अच्छे किरदार का हामिल हो। अच्छे किरदार का। ये चीज़ें हैं। तो इस पे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि फिर तो जनाब ये जो आर्टिकल्स हैं इनकी बुनियाद पे तो कोई बंदा भी पूरा नहीं उतरता, हर बंदा गुनाहगार होता है, इसीलिए तो मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और कोई बंदा हलफ नहीं दे सकता कि जैसे भी इसके ऊपर अभी जो है मजीद बात करते हैं। आपने बड़े तफसील के साथ ये सारा जो है ऑब्जर्वेशंस पे भी बात की और बड़ा जैसा का नॉलेज बहुत है इस इन इश्यूज़ के ऊपर, इस पर बात करते हैं। अहमद वली साहब ये फरमाइएगा कि ये जो मियाँ साहब के कागजात नामजदगी, अब ज़ाहिर है कि फ़ैसला भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के उस पर इस वक्त तो है स्टेज के ऊपर, और एक वो बता रहे हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच वो कर रहा है समात, उसके असरात आप समझते हैं मियाँ साहब के सियासी मुस्तकबिल के ऊपर आएंगे उस फैसले के? देखिए, फ़ैसले के असरात तो आने, जो भी फ़ैसला होगा, अगर मुस्बत असरात होंगे या मनफी असरात होंगे। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है ये तय होना बाकी था कि लाइफ टाइम जो है डिस्क्वालिफिकेशन होनी भी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो उसमें ये जो अहम केस है जिसका लोग मुंतज़र थे, लोग जानते थे कि ये कहीं ना कहीं सवाल उठेगा। जैसे जो साहब कह रहे हैं कि वो उस वक्त एतराज़ात टाइम पे नहीं उठा, ट्रिब्यूनल में उठ गया, अब केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये चीज़ें जो हैं लोग भी डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से फिर किसी को आप डिक्लेयर कर सकते हैं अखलाकी तौर पे भी जी जी कि ये शख्स जो है ये इसका अहल नहीं है। और जो चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, अब वो समात ज़ाहिर है थोड़ी सी, अब मेरा ख्याल जुमेरात के रोज़ तक शायद मुलतवी जो हो गई है। डायरेक्ट फायदे वाली बात है ना, ये सवाल जो अटार्नी जनरल साहब ने यही नुक्ता उठाया है अदालत में। उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये आप उसकी नए सिरे से तशरीह कर दें 62(1)(f) की, क्योंकि उन्होंने कहा जनाब वो तो कानून आ गया हुआ है। अदालत ने पूछा है कि वो कानून आ गया है और उस कानून को किसी ने चैलेंज भी नहीं किया हुआ है और वो कानून इस वक्त इन फील्ड है, तो फिर अब क्यों चाहते हैं कि 5 रुकनी बेंच के फैसले पे नजरसानी कर दें, हम नए सिरे से तशरीह कर दें। बेंच के हेड हैं, उनके मुख्तलिफ नोट हैं मुख्तलिफ जजमेंट्स में, इख्तलाफी नोट, जिनमें वो ये कहते हैं कि जनाब ये भी देखना चाहिए कि 184 सब आर्टिकल 3 के तहत डायरेक्ट हम ये मामला देख सकते हैं जो सियासतदानों के नहली वाले मामला। और दूसरा फिर जनाब जो नहली है उससे मुराद एक दफ़ा नहली होती है या ताहियात नहली होती है या कुछ मुद्दत के लिए नहली होती है। इस तरह के उनके नोट मौजूद हैं और आज उनके जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो भी उनकी कंटिन्यूटी लग रहा है कि जो उन्होंने माजी में नोट दिए हुए हैं मुख्तलिफ जजमेंट्स में, अगर जो इख्तलाफी नोट हैं। जी साहब, इसके ऊपर ना बात करते हुए मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, तो ब्रेक ले लें, इसके बाद आके फिर इसी को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके वो भी आज भी उन्होंने उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ वगैरह किए और अपने जो उम्मीदवार हैं उनसे वो खुद मिलकर चीज़ों को फाइनलाइज कर रहे हैं। इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी भी लाहौर के दौरे पर पहुंच रहे हैं। इन दोनों इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, तो टेक अ ब्रेक। हमारी रिवायती खुशियों को यादगार बनाता है मेरा पेपाक कार्ड। डिस्काउंट्स एंड डील से छोटे मोमेंट्स को बड़ा बनाता है मेरा पेपाक कार्ड। अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पेपाक।
वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले चौधरी सईद साहब जो हैं वो हमें कानून और आइन के अंदर मौजूद जो भी नकात हैं उनसे आगाह कर रहे थे, और यूसुफ का इस हवाले से नॉलेज जो है वो बड़ा वसी है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा मामले को सियासी भी किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सियासत बड़ी गर्म हो रही है। तो अहमद वली साहब ये फरमाइएगा कि लाहौर के अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब एक एक बंदे से, यानी फ़र्ज़ करें एक हल्के में 3 उम्मीदवार हैं, तो वो तीनों उम्मीदवारों से बराह रास्त खुद बैठकर इंटरव्यू करके वो टिकटों का जो भी फैसला करेंगे, वो ज़ाहिर है उनका इख्तियार है, वो करेंगे। तो इतनी संजीदगी के साथ मेरा नहीं ख्याल किसी और सियासी जमात ने अपने उम्मीदवारों को फाइनल किया अभी तक। ये भी हो सकता है कि उन्होंने पहले से कुछ तैयारी की हुई है, और मियाँ साहब अब आए हैं तो उन्होंने कोई फाइनलाइज करना था। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपने देखा कि मुस्लिम लीग नवाज़ में बहुत सारे लोग शामिल होना चाहते थे, जी। लेकिन इनका ये क्लेम है कि हमारे पास कोई जगह नहीं है। जी बिल्कुल। तो इसीलिए आईपीपी में फिर काफ़ी सारे लोग गए हैं, या कई लोगों को बिल्कुल इनकार हुआ। और क्योंकि रेजिस्टेंस नीचे बहुत थी कि इलेक्शन में हमें यानी मौका मिलना चाहिए, जो अपने आप के लोग हैं उनको प्रेफरेंस दें। तो उस हिसाब से आपने देखा कि मुख्तलिफ हलकों में उनके जो अपने कैंडिडेट्स हैं, कुछ हलके तब्दील हुए हैं। जैसे अयाज सादिक का कुछ हिस्सा जो है वो शेख रोहिल असगर के इलाके में चला गया है। वहाँ पे मसला है, वो उसने तो धमकी दे दी है कि अगर मुझे यहाँ से टिकट ना मिली तो मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ूंगा। तो इस तरह के मामला ये मैं आपको थोड़ा सा मैं इस हवाले से क्लियर कर दूं। शेख रहील असगर साहब के हवाले से ये मैंने टिकट्स देखे थे, और ये तकरीबन तमाम टीवी चैनल्स जो हैं, प्राइवेट टीवी चैनल्स, वो इसको चला रहे थे। मेरी अपनी शेख रहील असगर साहब से इस हवाले से बात हुई थी, क्योंकि मैं शेख साहब को बहुत पुराना जानता हूँ। तो शेख साहब से मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, मैंने धमकी वाली कोई बात नहीं की, ना मैंने ये कहा कि मैं यहाँ से बेशक मैं आज़ाद लड़ना पड़े मैं आज़ाद लड़ूंगा। हाँ, मैंने ये ज़रूर कहा कि ये मेरा आबाई हल्का है, मेरे वालिद साहब यहीं से लड़ते थे, मैं खुद यहाँ से 3 बार मेंबर नेशनल असम्बली हुआ हूँ और आपकी टिकट पर हुआ हूँ, तो ये मेरा हक बनता है यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करना। मतलब उनके कहने का ये था कि उन्होंने अपना केस फाइट किया, मगर मियां नवाज शरीफ को या पार्टी को ये उन्होंने नहीं कहा कि मैं आज़ाद लड़ना पड़ा तो आज़ाद भी लड़ूंगा। यानी ये चीज़ें चलती हैं, और ऑब्वियसली रोहिल असगर ये प्रेशर डाल रहे हैं, ये तो वाज़ेह है, बिल्कुल प्रेशर ये डाल रहे हैं कि मुझे ही दें। मैंने अपने बेटे को भी, मेरी बात सुनी तो तकरीबन हर हल्के के अंदर ये प्रॉब्लम है नून लीग के साथ। हाँ, लेकिन शेख साहब का ये क्लेम कुछ ज्यादा मजबूत नहीं है, क्योंकि वो वहां से 3 बार जीते और सबसे ज्यादा वोट लेते हैं। उनका मतलब रिकॉर्ड जो है वो इस तरह का है, इसलिए वो क्लेम कर रहे हैं। और अयाज सादिक जो है वो उस तरह से नहीं एग्रेसिव जिस तरह से वो एग्रेसिव। और नून लीग में आने के बाद उन्होंने नून लीग छोड़ी भी नहीं। हाँ, छोड़ी भी नहीं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर निसार चीमा साहब मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर, मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो खुद हर उम्मीदवार के इंटरव्यूज कर रहे हैं, और खुद हर उम्मीदवार को ज़ाहिर है वो नाम भी खुद ही फाइनल करेंगे। तो सर वो ये कब तक अनाउंस कर देगी आपकी पार्टी ये नाम वगैरह? सर देखिए, पहली बात तो ये है कि आप भी इत्तेफाक फरमाएंगे कि जिस अर्करेजी का, जिस संजीदगी का मुजाहरा मियां नवाज शरीफ कर रहे हैं, हमारी मुल्क की सियासी तारीख में, इंतखाबी तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती कि एक एक हल्के के उम्मीदवारों को खुद उनको इंटरव्यू कर रहे हैं। और जिस तरह ये है कि पूरी ये कि कोशिश के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी सोचो विचार के साथ एक एक शख्स का जायजा लेकर, पार्टी के लिए उसकी कुर्बानियां, उसकी कमिटमेंट और हर चीज का जायजा लेकर वो फैसला कर रहे हैं, तो ये जितनी इसकी तारीफ की जाए कम है। और मेरा ख्याल ये है कि चूंकि 13 को इंतखाबी जो निशान है वो सबमिट होना है रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास, तो जाहिर है कि उससे पहले मोस्ट प्रोबेबली बाय 10th ऑफ दिस मंथ मेरा ख्याल ये कि फैसला हो जाएगा। 10 जनवरी तक ये फैसला हो जाएगा। लेकिन सर फिर जो भी उम्मीदवार होंगे आपके, उनको कैंपेन चलाने का वक्त भी उतना ही कम मिलेगा ना सर? यानी फर्ज करें एक हल्के के अंदर 4 उम्मीदवार हैं और उनमें से एक आपने चूज करना है, तो उनके पास टाइम कम होगा कि वो अपनी कैंपेन उस तरीके से कर सके कि मैं नून लीग का उम्मीदवार हूँ। देखिए, बात ये है कि कैंपेन तो, सियासतदारों की कैंपेन तो मुसलसल चलती रहती है जी ये। और दूसरी बात ये है कि अब जब ये है कि उन्होंने कागजात नामजदगी दाखिल करवाए हैं, तो उससे पहली कैंपेन तो जारी है जी। हर हल्के में थोड़ी बहुत कैंपेन तो यकीनन जारी है, लेकिन उसमें गर्मी उस वक्त आएगी वो जब ये है कि ये टिकटों का ऐलान हो जाएगा। और उसके बाद ये है कि 1 महीना होगा,
تو 1 مہینے میں انشاءاللہ یہ ہے کہ یعنی 1 مہینہ ٹھیک ہے، بعض لحاظ سے ذرا کم ہے لیکن اتنا کم بھی نہیں ہے سر 1 مہینے میں تو میرا خیال ہے ایک کسی جگہ کے اوپر آپ اپنا امیدوار جو ہے وہ پارٹی کا کارکن ہے اور وہ پہلی بار الیکشن کا ٹیسٹ کرنے نکلا ہے، ظاہر ہے آپ لوگوں نے پارٹی کارکنوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، تو وہ 1 مہینے میں تو پورا حلقہ پھر ہی نہیں سکے گا سر، اتنے بڑے حلقے ہیں اور اتنی زیادہ آبادی ہے۔ دیکھیں اگر اس طرح کا کوئی نیا امیدوار ہے جس کا تعارف نہیں ہے پہلے حلقے میں، تو اس کے لیے تو یقیناً ذرا مشکلات ہوں گی، لیکن جو پہلے سے متعارف ہیں ان کا تو جس طرح میں نے کہا کہ وہ تو کمپین ان کی مسلسل چلتی رہتی ہے جی، اس میں تو تو کوئی سر گیپ اس نہیں آتا۔ بار تو ویسے آپ یہ دیکھیں کہ ویسے تو ہر بار ہوتا ہے، مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، اس میں جو جن کے بارے میں یہ امید ہوتی کہ وہ اقتدار میں ہیں کہ وہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے پوٹینشیل امیدواروں کا، تو وہ کسی ایک کو ٹکٹ ملتا ہے، تو اس کے بعد جن کو ٹکٹ نہیں ملتا وہ پھر مقابلے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنا حلقہ نہیں چھوڑتے اور الیکشن کے ٹیسٹ کرتے ہیں۔ پھر اکثر ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ جو امیدوار ہوتے ہیں اس پارٹی کے وہ ہار جاتے ہیں، جیسے ہم نے دیکھا 17 جولائی 2022 کے الیکشنز میں آپ کی پارٹی کے 15 امیدوار ہار گئے، تو یہ سلسلہ بھی تو سر آپ کے مد نظر ہے؟ نہیں دیکھیے، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہماری پارٹی میں ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے کی روایات اور مثالیں نسبتاً کم ہیں، ہوتی ہیں ہر پارٹی میں ہوتی ہیں، لیکن ہماری پارٹی میں نسبتاً کم ہیں، اور اس دفعہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ڈسپلن کی خلاف ورزی جو ہے وہ بہت کم اس طرح کی مثالیں ہوں گی، اور جن کو ٹکٹ ملیں گے وہی الیکشن لڑیں گے، اور انشاءاللہ جس طرح اس وقت نظر آ رہا ہے پوری قوم کی دعاؤں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، عوام کی تائید اور حمایت کے ساتھ مسلم لیگ نون جیتے گی اور میاں نواز شریف چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے۔ سر میاں نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے، ظاہر ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں، یہ فیصلہ تو پاکستان کی عوام نے کرنا ہے، لیکن جو منشور ہے آپ کی پارٹی کا وہ سر ابھی تک پبلک نہیں ہوا ہے، جبکہ بلاول بھٹو زرداری اپنے منشور کے چیدہ نکات جو ہیں وہ اپنی والدہ کی برسی پر ہونے والے جلسے میں دے چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ 5 سال کے اندر تنخواہیں ڈبل کر دیں گے، انہوں نے ساتھ ہی ساتھ روزگار دینے کا بھی وعدہ کیا ہے، اور ان کے پاس بتانے کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ 20 لاکھ گھر بنا کے دے رہے ہیں سندھ کے اندر ان لوگوں کو جن کے گھر تباہ ہو گئے سیلاب کی تباہ کاریوں میں۔ مسلم لیگ نون کے پاس سر اس سے بڑھ کر کیا کوئی منشور ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، میں تو ایک عوامی آدمی ہوں اور گراس روٹ لیول پہ لوگوں سے رابطہ رہتا ہے۔ میں آپ کو حقیقت بتاؤں، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ جی لوگ منشور دیکھ کے ووٹ دیتے ہیں، تو بالکل وہ یہ ہے کہ وہ اس کی خوش فہمی ہے یا غلط فہمی ہے۔ دیکھیں منشور جو ہیں ان کی اپنی اہمیت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، منشور تمام پارٹیوں کو دینے چاہیے، بر وقت دینے چاہیے، ان کو اپنا پلان جو ہے، اپنا 5 سالہ پروگرام پلان جو ہے وہ عوام کے سامنے لانا چاہیے۔ لیکن یہ اس کو بڑی بدقسمتی کی بات ہے ہمارے ملک میں، منشور کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ مجھے آپ خود فرمائیے کہ آپ اور آپ کی ٹیم میں سے کتنے لوگ ہیں، یا یہ ہے کہ باقی جو لوگ ہیں، یعنی یہ ہے کہ باقی آپ جن لوگوں کو سر جانتے یہ ہیں، جو منشور ہے نا سر، یہ منشور اتنا اہم ہوتا ہے سر، میں آپ کو بتا دوں، اس کے میں پبلک امپورٹنس بتانے لگوں سر اس کی۔ نہیں پہلے میری بات سن لیں، مکمل ہونے دیں۔ دیکھیں اس کی، میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس کی اہمیت سے میں انکار نہیں کرتا، اہمیت بڑی ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں جو اصل اہمیت ہے، منشور یا کہہ لیں کہ جو نعرے ہیں سیاسی نعرے، وہ ان کی اہمیت ایک دفعہ قوم نے دیکھی ہے، وہ 70 کے الیکشن میں روٹی کپڑا مکان کے نعرے پہ لوگوں نے ووٹ دیے ہیں یہاں ذوالفقار علی بھٹو جی صاحب کو۔ ایگزیکٹلی میں یہی ریفرنس دینے لگا تھا کہ اور آج تک لوگوں کو وہ نعرہ یاد ہے۔ لوگ اب کیا دیکھتے کیا ہیں؟ دیکھتے یہ ہیں کہ اس شخص کی، اس پارٹی سر آپ کی پارٹی نے ووٹ کو عزت دو کے نام پر 2018 میں ووٹ لیا سر۔ میری گزارش تو سنیں، بات یہ ہے کہ قوم دیکھتی کیا ہے کہ اس پارٹی کا، اس پولیٹیکل لیڈر کا، اس قائد کا، اس کا جو ہے وہ سابقہ ریکارڈ کیا ہے، اور یہ ہے کہ ہمارا ریکارڈ جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے روشن ترین ہے اس ملک میں۔ میاں نواز شریف کا ریکارڈ، جب بھی وہ حکومت میں آئے ہیں تو انہوں نے اس قوم کے لیے، اس قوم عوام کے لیے جو کچھ کیے، کارنامے سر انجام دیے، ان کی مثال نہیں ملتی۔ تو بات یہ ہے کہ اب بھی 2013 سے 17 تک کا پاکستان قوم چاہتی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف بھی وہ قائد ہیں جنہوں نے 2013 اور 17 کے دوران 2018 کا بھی شامل کر لیں، وہ شاہد خان عباسی صاحب بھی آپ ہی کے وزیر اعظم تھے۔ نہیں وہ صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ جو کام میاں نواز شریف کے ہاتھوں ہوئے، ان کی قیادت میں ہوئے، ان کی مثال نہیں ملتی۔
बिजली की बेहतरीन लोड शेडिंग पे काबू पाया, दहशतगर्दी पे काबू पाया, मोटर डाउट ये बड़े काम थे, दिए, इसमें कोई ई शुबे पैक की का बात तोहफा नहीं। दिया अच्छा कौम सर, को। ये फरमाइएगा कौम दरअसल पिछला रिकॉर्ड देखती है, और रिकॉर्ड के चीमा हवाले साहब, से ये मियां नवाज फरमाइएगा शरीफ जो है सबसे आगे है। कि बिलावल भुट्टो जरदारी अब खुद लाहौर से इलेक्शन का टेस्ट कर रहे हैं, लाहौर में इसका कितना असर है नहीं है, वो हम अपने तजिया नगारों से पूछ लेंगे। आप बताइए कि जो लाहौर से बाहर के एरियाज हैं, खासतौर पर जहां से आप हैं, वहां पर इसका कोई असर आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मुझे तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से और पीपल्स पार्टी से हमदर्दी है। वो पंजाब में जो है कि सबको पता है कि वो पोजीशन उनकी बहुत कमजोर है, और उनकी पोजीशन कमजोर होने की मुझे कोई खुशी नहीं है, मुझे अफसोस है। कौमी जमातें जो हैं, जब उनकी जो है चारों सूबों में, मुल्क के हर हिस्से में अगर जड़ें मजबूत होंगी तो मुल्क के इत्तेहाद, इत्तेफाक और यकजहती के लिए ये है कि बहुत ये मुफीद होता है, और बहुत इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है, और ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि कौमी जमातें जो हैं उनकी चारों सूबों में, मुल्क के हर हिस्से में जड़ें हों और मजबूत हों। अब ये है कि पीपल्स पार्टी एक कौमी जमात है, और अगर वो इंटीरियर सिंध के अलावा बाकी इलाकों में, मुल्क के बाकी हिस्सों में कमजोर है बशमूल पाकिस्तान के, तो मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात नहीं है। मुझे तो उनसे हमदर्दी है, और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जड़ें चारों सूबों में मजबूत हों, और इसी तरह यह है कि बाकी सारी कौमी जमातें, हमारी अपनी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है, उसको भी यह है कि उन इलाकों में बहुत तवज्जो देने की जरूरत है जहां हमारी पोजीशन है, मसलन इंटीरियर सिंध में, या ये है कि और कई इलाके हैं जहां हमारी पोजीशन जो है उसको जी मजीद। बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अहमद वली साहब, ये फरमाइएगा कि डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि मंशूर देखकर कितने लोग वोट देते हैं, आपके ख्याल में मंशूर की कोई अहमियत नहीं होती? नहीं, ये सियासी जमात के मुंह से ये जेब ही नहीं देता कहना। आपने उसी से नारे निकालने हैं, उसी को बेचना है लोगों में, और ख़ास तौर पे इस दौर में मायूसी के आलम में, ख़ास तौर पे यंग जनरेशन और आवाम सारे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पार्टीज़ आके हमें बताएं कि इनके पास क्या लाया अमल है जिससे ये माशी मुश्किलात को हल करेंगे। हमें तरीक़ाकार बताएं ताकि उनको भी यकीन आए कि जी आगे कोई हालात बेहतर होने जा रहे हैं। जी साहब, मेरी बात सुने, ये जो कह रहे हैं कि लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, 27-28 हज़ार कागजात नामजदगी जमा हुए, रिकॉर्ड था। नहीं, मैं और आम आवाम की बात इस वक्त भी आप देखिए कौमी असम्बली के जो है अपना उम्मीदवार जिनके कागजात इस वक्त पड़े हुए हैं, अभी उदाहरण इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में हैं, अब मामलात हैं, फिर जब फाइनल लिस्ट आएगी वो एक अलग बात है कि फाइनली कितने लोग जाते हैं, लेकिन अभी 6,000 से ज्यादा 6,499 शायद इस वक्त भी उम्मीदवार में फील्ड के अंदर मौजूद है। तो पार्टीज़ के लोग हैं ना, आम आवाम की बात कर रहे हैं जिनको कोई वोटर यानी जो वोटर एक्टिव नहीं है, वोटर एक्टिव नहीं है। एक्टिव अच्छा, नहीं है, वोटर वोटर एक्टिव। अब जो आप ये मुझे जरा प्लीज अपना सीचे साहब जरा ये गाइडेंस दे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये जो बात की कि वो तनख्वाहें डबल कर दें, अच्छा पीपल्स पार्टी का एक रिकॉर्ड भी है, ये मैं कहने लगा था, ये आप ज़हन में रखिएगा कि पीपल्स पार्टी जब भी आई है इक़्तिदार में, उन्होंने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया है, जिस हद तक भी वो दे सके उन्होंने रिलीफ दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरी किसी जमात ने नहीं दिया, लेकिन पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड इस हवाले से सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो ये बात, और रोजगार देने की बात की उन्होंने, तो क्या ये बातें जो हैं वो अट्रैक्ट नहीं करेंगी? 300 यूनिट तक वो कहते हैं मैं बिजली फ्री कर दूंगा। मुआशरत को कैसे ये सुने ना, ये जो मंशूर होते हैं ना, वो कह लें आपके एक ही मशरूब मुख्तलिफ लेबल्स लगा के वो बेच रहे होते हैं सियासी जमातें। मंशूर एक ही मशरूब है, उसके ऊपर लेबल जो है वो अलग अलग लग गए। यही हर एक ने यही कहना है कि नौकरियां देंगे, तनख्वाहें बढ़ाएंगे, बेरोजगारी ख़त्म करेंगे, सहूलतें देंगे, बिजली फ्री, ये सारी चीज़ें। देखने वाली चीज़ है कि वो करके कौन दिखाता है। जैसे आपने कहा तनख्वाहों वाला मामला, ये बिल्कुल बहुत अच्छा रिकॉर्ड है पीपल्स पार्टी का, और इस हवाले से जो दूसरी जमातें हैं उनका रिकॉर्ड उनके पास तक भी नहीं है, काफ़ी फासले पे है। लेकिन बहुत सारे और ऐसे काम हैं जो तरक्याती काम किए गए, कानून साजी, आइन में तरामीम, आइन में बेहतरी, इस हवाले से पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। लेकिन जो दूसरे तरक्याती काम है जो नज़र आते हैं, मोटरवेज, मेट्रो, बिजली का मसाइल, और फिर गवादर की तेज़ी के साथ डेवलपमेंट, और थर कोयला, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं,
जिनसे लोगों को रिलीफ कोयला मिला। वाला प्रोजेक्ट भी पीपल्स पार्टी का है। सर वो रुक गया था बीच में, बहरहाल दोनों का दावा है, लेकिन ये है कि ये बिल्कुल हमें याद है कि ये पीपल्स पार्टी के दौर का मामला, भुट्टो साहब लेकिन का actually vision था। उनका था विजन था, लेकिन बाद में ये रुक गया था। डेवलपमेंट वो कहते हैं कि हमने शुरू की इस तरह के मामले। लोग अब देख रहे हैं कि जनाब हमें फ़ायदा, जो कानून है या आइन में तरामीम है या जमहूरियत की तरफ बढ़ते हुए कदम हैं, हम लोग जो हैं उनको उनसे ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। आप जैसे कुछ लोग पढ़े लिखे लोग जो हैं उनकी दिलचस्पी है, वो समझते हैं जनाब ऐसे मुल्की निज़ाम बेहतर होगा, लेकिन जो मेरे जैसे कम पढ़े लिखे लोग हैं वो तो ये देखते हैं कि जनाब मैं पहले 20,000 में मेरा किचन चल जाता था, अब मेरा जो है जो 40,000 में भी नहीं चल रहा, मुझे तो वो बंदा चाहिए जो 18,000 पे लेके आए। वो उसके हवाले से जो नून लीग की तरफ लोगों की उम्मीदें हैं वो ज़्यादा है, कुछ ज्यादा है। अच्छा चले, ये तो है बार जैसे फैसला जो है वो अवाम पाकिस्तान की ने- अवाम अवाम ने ने करना है, 8 फरवरी को अवाम करेंगे। अभी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर के दौरे पर भी आ रहे हैं और इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। फिलहाल टेक अ ब्रेक। कैश की जरूरत हो तो पूरा करता है मेरा पेपाक कार्ड। जानी और माली तहफ्फुज़ देता है मेरा पेपाक कार्ड। अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पेपाक। इक़्तिदार के ऐवानों से उठने वाली आवाज़ों से लेकर अवाम के मसाइल तक कौन कर रहा है अवामी सियासत और कौन खेल रहा है अवामी जज्बात से, माहिरीन की राय से लेंगे मुल्की मंजरनामे का जायजा। ये वही मुल्क है जिसके 5 साल मंसूबे दूसरे मुल्क लेके गए और उन्होंने तरक्की कर ली। ह्यूमन राइट्स जो है वो पीछे चला गया है। दुनिया भर में इंटेग्रिटी, नेशनल सिक्योरिटी, ये मेन इशू है। पाकिस्तान के सियासतदानों को अपने तर्ज अमल पे नजरसानी करनी चाहिए। आपकी वर्किंग मुकम्मल होगी तो आपकी मैशत बेहतर होगी। आप जिस मर्जी पार्टी से मोहब्बत करें, जिस मर्जी सियासी पार्टी को वोट दें, लेकिन इंफॉर्मेशन को आगे भेजते हुए ये जरूर सोचें कि लोगों की जिंदगियां तबाह हो सकती हैं। गवर्नमेंट के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी है कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे एनवायरनमेंट खराब हो। बेलाग तबसरों और आज़ादाना इजहार राय के लिए हर पीर से जुमेरात सुबह 8 बजे से 9 बजे तक सिर्फ PTV न्यूज़ पर देखिए प्रोग्राम जायजा। वेलकम बैक। चौधरी साहब, ये बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो लाहौर के दौरे पर आ रहे हैं और उन्होंने लाहौर के हल्का NA 127 से इलेक्शन भी कंटेस्ट करना है। कागजात तो उनके वहाँ पर मौजूद हैं। उनके मुकाबले में अताउल्लाह तारड़ साहब मेरा ख्याल उम्मीदवार होंगे। अभी तक तो यही महसूस हो रहा है मुझे। कैंपेन अताउल्लाह तारड़ साहब ने वहाँ पे शुरू भी कर दिया है और जो कैंपेन कहते हैं शुरू भी कर दिया, कार्नर मीटिंग्स वगैरह। अब ये बताइए कि जो मंशूर जिसका हम पहले जिक्र कर रहे थे जो बिलावल साहब ने दिया है, क्या वो अट्रैक्ट कर सकेगा NA 127 के नौजवानों को वोट के लिए? यार जिस अंदाज में उन्होंने मंशूर पेश किया है ना, जिस अंदाज में, उससे तो एक दफ़ा अट्रैक्ट बंदा होता है। और जो चीज़ें उन्होंने की हैं इंतखाब वगैरह वाली बातें, वो उनका माजी का रिकॉर्ड जो है वो भी उस हवाले से। और फिर जो सिंध में उन्होंने कुछ काम किए हैं, जैसे आपने कहा कि वहाँ सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद के लिए घर बना के दिए और बना के दे रहे हैं, मुसलसल मामला चल रहे हैं वहाँ पे। इन चीज़ों से लोग अट्रैक्ट तो होंगे। और दूसरा वहाँ जो साहब वो बैरिस्टर आमिर हसन साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, जी, जी। वो हमारे साथ लाइन पे है। आपको पता है आजकल जो है पीपल्स पार्टी वाले वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, नून लीग वाले भी मसरूफ़ है। ज़ाहिर है इंतखाबात का दौर है तो इसमें हर बंदा ही मसरूफ़ है। सर थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। जी माय प्लेयर जी डॉक्टर। बैरिस्टर साहब ये फरमाइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उन्होंने NA 127 से कागजात जमा करवाए हैं और वो वाकई लड़ेंगे सर इलेक्शन या कागजात वापस हो जाएंगे? नहीं जी, क्यों नहीं, इंशाल्लाह कॉन्टेस्ट करेंगे। आप देख रहे हैं कि इस वक्त 127 में अगर कोई ग्राउंड पे एक्टिविटीज हो रही हैं तो वो आपके सामने हैं। और इस हल्के में हमने गुज़िश्ता ज़िमनी इलेक्शन में
हमारे मतलब लाहौर के प्रेसिडेंट ने 34,000 वोट लिए थे। सर उस वक्त तो देखे ना पाकिस्तान पूरी के पीपल्स चेयरमैन। पार्टी वहां पर मौजूद थी, वहां पर कायरा साहब भी कैंपेन कर रहे थे, वहां पर हसन मुर्तजा भी थे, वहां पर राजा साहब भी थे, वहां से सिंध से भी लोग आए हुए थे। अब ये जनरल इलेक्शन है सर, अब हर एक जो है वो अपने अपने हल्के के अंदर मसरूफ है, तो उस तरफ तवज्जो नहीं दी जा सकेगी इस बार सर। नहीं देखिए, ग्राउंड हमारी उधर बनी है और दूसरा बिलावल साहब का अपना नाम है, बिलावल साहब चेयरमैन हैं और एक बड़े कैंडिडेट का वहाँ पे होना और फिर वहाँ पे जो कम्युनिटीज हैं डिफरेंट हमारी उन तक जितनी कैंपेन रही है और मुलाकातें रही हैं, तो आप बड़ा पॉजिटिव देखेंगे इंशाल्लाह। और लोग तो हमारे मुखालिफिन तो वहाँ से हल्के छोड़ के भाग रहे हैं और कोई ऐसा सर वो ललकार रहे हैं आपको, कहाँ हल्के छोड़ के भाग रहे हैं, बाकायदा तौर पर उन्होंने अपनी कैंपेन शुरू कर दी है। जो MNA से वो किधर चले गए हैं, जो पहले वहां से मुंतखब होते रहे उनमें से तो कोई नहीं है। उन्होंने एक न्यू कमर को वहां पे लेके आए हैं और जो घाघ या अपनी पक्की सीट रखते हैं वो तो छोड़ गए हैं। आपको पता है मलिक परवेज साहब उनकी फैमिली वहां से लड़ते लेकिन उन्होंने कागजात वहां से जमा ही नहीं करवाए थे। वहीद खान साहब लड़ते बैरिस्टर रहे साहब हैं, उनके तो किसी कागजात को- वहां पर थे ही नहीं। नहीं पहले थे और ये जब फैसला हुआ है उसके बाद बहुत से बहरहाल मैं इस पे भी नहीं जाना। चले बहरहाल ये मैटर नहीं करता तो कि आ रहे हैं, उम्मीदवार वो कौन करते हैं। मुकाबले पर आएगा, मैटर ये करता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जीतेंगे या हारेंगे। देखिए इंशाल्लाह जीतेंगे और इलेक्शन वैसे भी बस सब मैं तो अपने तौर पे पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये अगर डेवलप हो गया माइंडसेट कि इलेक्शन कोई जीत ही जीत नहीं होता, हार जीत है अवाम का फैसला है। यहाँ पे बड़े बड़े सियासतदानों को भी कई दफा लोग वोट नहीं देते हैं। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी बात यह है कि बिलावल साहब का ये फैसला कि उन्होंने शहीद भुट्टो और बीबी शहीद की तरह लाहौर से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का फैसला किया है और तब किया है जब हमारे दोनों मुखालिफ जो वजीर आजम रहे हैं वो दोनों तख्ते लाहौर से, बल्कि तीनों जो हैं वो तख्ते लाहौर से रहे। और हम ये पैगाम लेके आ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई, हमने लाहौर को पंजाब को सियासी रंग में रंगा और आज फिर जरूरत है पंजाब को कि वहाँ पे सियासत की आबियारी की जाए। ये पंजाब के अंदर बिलावल साहब ने लाहौर का इंतखाब किया है और इसका पंजाब के अंदर किस हद तक असर आएगा ये ज़ाहिर है 8 फरवरी को पता चल जाएगा। लेकिन ये बताइए कि क्या पंजाब का नौजवान जो है या पाकिस्तान का नौजवान वो जो तनख्वाहें डबल करने की बात की और 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की, ये बहुत बड़े अनाउंसमेंट्स हैं। सर ये हमारी इकॉनमी में इतना दमखम है कि ये आप कर सकेंगे? देखिए जब हम लोग आए थे जनरल मुशर्रफ के दौर के बाद तो आपको पता है कि हमारे हालात क्या थे। तब भी हमने तनख्वाहें 180% इजाफा किया है, आपको याद है, तब भी हमने करके दिखाया था। और ये जो बिजली यूनिट है ये तो हम ग्रीन इकोनॉमी लेके आ रहे हैं। वहाँ पे बड़ी देर से प्रेसिडेंट जरदारी की ये तजवीज़ थी कि सोलर पे और ये जो विंड वाले प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें लेके आया जाए, जिस तरह थर्ड प्रोजेक्ट बीबी ने 90s में चाह रही थी, लेकिन क्योंकि हमें 1.5 साल के बाद हुकूमत और तोड़ दी जाती तो उसकी वजह से वो मंसूबे बहुत से पूरे नहीं हुए। तो ये सारे हम वो हैं, हम पीपल्स पार्टी खाली खुली बातें नहीं करती है। हम अगर कोई बात करते हैं तो जब हमने बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मुतारिफ करवाया था तो लोगों ने कहा था ये चलेगा नहीं। अब हर जमात ये कह रही है कि यही तो चल रहा है। हर पार्टी की 2 पार्टियों की बात में हुकूमत आई और उन्होंने उसी को कहा और इवन IMF ने उसे एंडोर्स किया उसको। ये बैरिस्टर साहब बताइएगा कि आसिफ ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है ये लाहौर आ रहे हैं, ये सिर्फ अपने हलके के लिए आ रहे हैं या पंजाब के दीगर जो इजला हैं उनमें जो आपकी पार्टी के उम्मीदवार होंगे उनको भी फाइनल शक्ल देंगे? आज हमारी चेयरमैन साहब ने मीटिंग बुलाई है, आज लाहौर के बारे में है, बाद में पंजाब के बारे में भी है और कल हमारा मतलब जिससे आपको बताऊं लाहौर पंजाब और कल हमारी CEC की मीटिंग है यहाँ जिसमें पूरे पाकिस्तान के बारे में और बड़े ऐलान आप वहाँ से होंगे इलेक्शन से रिलेटेड, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट का भी ऐलान होगा और साथ साथ हमारी स्ट्रेटेजी और मंशूर का बाकायदा ऐलान। तो ये सब हम लाहौर से बैठ के कर रहे हैं। कल चेयरमैन साहब CEC जो हमारा सबसे बड़ा फोरम है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसका इजलास भी लाहौर से हो रहा है। तो उसमें सिर्फ अपनी सीट के लिए और वैसे भी वो अपनी सीट की पॉलिटिक्स तो बड़ा लीडर नहीं करता है, सिर्फ जाहिर है अपनी सीट पे भी तवज्जो जरूर देते हैं, लेकिन चेयरमैन साहब तो पहले पूरा KP बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी सीट पर इतनी तवज्जो बेशक न दें लेकिन पीपल्स पार्टी को उस सीट पर
توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بیرسٹر صاحب آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. احمد ولید صاحب اس بات سے اتفاق کرتے ہیں جو میں نے کی ابھی کہ بلاول بھٹو صاحب NA 127 پر توجہ دیں نہ دیں, پیپلز پارٹی کو توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بالکل, اور بڑے عرصے سے ضرورت ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ جو موقع ان کو ملا ہے جس میں یہ شاید محسوس کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کھل کر الیکشن نہیں لڑ سکے گی, تو جو ان کا ووٹ ہر حلقے میں ہے تو کوشش ہوگی ان کی کہ وہ ووٹر واپس ان کو آئے, اور اس کے لیے اسٹرگل کرنا پڑے گی. جو ووٹر جا چکا ہے ان کو واپس لانا بھی ایک بڑی ہمت چاہیے اس میں, اور ایفرٹ تو کرنی چاہیے. اور دوسری چیزیں یہ ہیں کہ جیسے بلاول جو ہیں وہ پنجاب میں, یا پارٹی جو ہے پنجاب میں کافی عرصے سے کوششیں کر رہی ہے کہ ہم کسی طرح سے پنجاب میں اپنے ان روڈز بنائیں, یہاں پہ دوبارہ سے ہم آئیں. جیسے عامر صاحب کہہ رہے تھے کہ لاہور سے پارٹی لانچ ہوئی لیکن آہستہ آہستہ وائپ آؤٹ ہوگی, اور اس کی بہت ساری ریزنز ہیں کہ سندھ کارڈ یا جو بھی چیزیں تھیں اس میں سے ان کو پھر خاصا نقصان بھی ہوا, اور جو بانی تحریک انصاف ہیں ان کو موقع ملا کہ وہ یہاں پر اپنی پارٹی کو اسٹرینتھن کریں, اور ان کا سارا ووٹ بینک وہ اپنے ساتھ لے گئے. تو دوسرا یہ کہ جو سب کہہ رہے ہیں یا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ تنخواہیں اور منشور جو ہے یہ چیزیں, اس کی ساری نظر یہ بھی رکھنا پڑے گی کہ IMF کی کافی ساری کنڈیشنز بھی ہیں. ہاں جی, جس میں وہ تنخواہوں کے اوپر ٹیکسز اور اس طرح کی سبسڈیز مختلف چیزیں جو ہیں رکاوٹیں آئیں گی. ابھی سے انہوں نے خدشات کا اظہار کر دیا ہے کہ جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کی جا رہی ہیں الیکشن کے بعد ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ کمٹمنٹ میں سے عوام کو فائدہ دینے کے چکر میں یہ کمٹمنٹ سے ہٹ جائیں گے. تو اس پہ بھی ذرا پارٹیز کو غور کرنا پڑے گا. جی صاحب, یہ NA 127 میں عطا اللہ تارڑ صاحب بڑے متحرک آدمی ہیں. ویسے تو وہ ظاہر ہے کہ جتنا ٹنیور تھا جس میں مسلم لیگ نون جو ہے مشکل میں تھی, اس میں وہ اپنی پارٹی قیادت کے ساتھ بالکل ایسے کھڑے رہے. ہم کور کرتے رہے ان کو باقاعدہ طور پر, اور بڑے دبنگ انداز میں انہوں نے کور کیا. عظمیٰ بخاری نے, انہوں نے, اور لوگوں نے بڑے طریقے سے. لیکن کیا وہ بلاول بھٹو زرداری کا مقابلہ کر سکے؟ یہ دیکھیں جناب, بلاول بھٹو زرداری جو نون لیگ ہے نا, سوری لاہور جو ہے, اس کو کہہ سکتے ہیں لاہور نون لیگ کا لاڑ کا نہ کہہ لیں آپ, یا گڑھ ہے. 127 میں ان کے ووٹر ہیں, بڑی تعداد میں ہیں, لیکن جو اس طرح لب و لہجہ ہے یہ مجھے تو خیر پسند نہیں آیا کہ جناب ہمت کیسے کی اس بنیاد پہ کہ لاہور جو ہے یہ ہمارا گڑھ ہے, ہمارا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ ہمت کیسے ہوئی. تو پھر تو بلاول بھٹو یعنی کہ لاہور سے لڑنے کی, پھر تو بلاول بھٹو زرداری کی ہمت کو داد دینی چاہیے جناب. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو PTI والوں کی طرف جن کا جو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے اپنے ووٹ واپس لینے کی, اس میں تھوڑی سی ایک بات یہ ہے کہ یہ ظاہر پلاننگ تو ہر سیاسی جماعت کی ہوتی ہے کہ جناب یہ جو ہمارے ناراض بندے ٹوٹ کے PTI کی طرف چلے گئے تھے اور ان کے متحرک کارکن بن گئے تھے وہ ہمیں واپس مل جائیں. یہ نون لیگ والے لوگ تو نہیں تھے, یہ تو انہی کے, یہ ناراض کارکن نہیں ہیں, اوکے, یہ مایوس کارکن ہیں, اوکے, جو پنجاب میں ان کی کارکردگی سے مایوس ہو کے ان کو یقین ہے کہ یہ ان کا پنجاب میں انٹرسٹ کوئی نہیں ہے, تنہا چھوڑ دیا تھا, تنہا چھوڑ دیا اصل میں وہ مسئلہ. لیکن اگر اٹریکٹ کرنے میں, اور جو سیاسی نتائج ہوتے ہیں نا وہ ایک الیکشن سے حاصل نہیں ہو جاتے. اوکے, ظاہر ہے یہ اگر واپس آئے ہیں لاہور میں بلاول بھٹو زرداری صاحب, جیت اور ہار میرے خیال میں بے معنی چیز ہے. اوکے, ان کا یہاں ایکٹیو ہونا, الیکشن لڑنا, پیپلز پارٹی کو متحرک کرنا, سب سے مضبوط کینڈیڈیٹ ایک ہی ان کے ہیں, ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. تو باقی سیٹوں والے جو لوگ ہیں, باقی حلقوں والے لوگ جو ہیں, وہ بھی 127 کی طرف رش کریں گے. وہاں یہ لگے گا کہ جناب یہ ان کا ماحول بن گیا ہے الیکشن کا. باقی حلقوں میں تو ان کے کینڈیڈیٹ بھی اس طرح نہیں ہے مضبوط, اور جو ماضی میں انہیں ووٹ ملتے رہے ہیں ان کی اگر اعداد و شمار دیکھیں تو وہ بھی بہت مایوس کن ہے. اور پورا لاہور جو ہے یہ پیپلز پارٹی کے لیے 127 پورا لاہور ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کمپین کیسے اٹھے گی ان کی. لیکن وہ جو جیتنے والی بات ہے وہ تو پھر 8 فروری کو فیصلہ کریں گے. وہ تو 8 فروری کو احمد ولید صاحب لوگ اپنا فیصلہ خود کریں گے کہ انہوں نے کس پارٹی کو یہ مینڈیٹ دینا ہے. لیکن یہ آپ نے بہت اہم بات کی IMF کی شرائط والی. تو جو سیاسی جماعتیں پھر ان شرائط کو ذہن میں رکھ کر وہ بنائیں گی منشور, وہی آگے اپنا نتائج بھی دے سکیں گی. پیپلز پارٹی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک
پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ تھی، ان کو بھی آئی ایم ایف کی شرائط کا بھرپور علم ہوگا، مسلم لیگ نون کو بھرپور علم ہوگا، تو آپ کے خیال میں یہ دیکھ بھال کر نہیں بنائیں گے منشور، یا صرف نعرے بازی کریں گے بس؟ دیکھیں کچھ تو پبلک یعنی اس کے لیے ہے، کنزمپشن کے لیے، یعنی کہ لوگوں کے لیے نعرے الیکشن سے پہلے کہ ہم یہ کر دیں گے، پھر وہ اگر وہ سمجھیں گے کہ ہمیں ان شرائط سے ہٹ کے ہم فلاں چیزوں کے اوپر کام کر لیں، تو لوگ بھول جائیں گے کہ جی انہوں نے شروع میں یہ وعدہ کیا تھا، آپ کو پتہ ہی ہے، جیسے نون لیگ کے یہ صاحب فرما رہے تھے کہ منشور کون دیکھتا ہے، یعنی اس کا مطلب شخصیات دیکھتے ہیں یا کوئی ماضی میں اچھا کوئی پروجیکٹ کیا ہو تو بس وہ دیکھتے ہیں. لیکن جو پہلے میں بات کر رہا تھا کہ اس وقت عوام جو ہیں وہ پی ڈی ایم کی حکومت کے بعد خاص طور پہ بہت زیادہ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، مہنگائی کی، اور یہ جو والدین ہیں وہ تو چاہتے ہیں سیلری بڑھے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کو نوکری کا بھی بندوبست ہو. آگے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، یہ راستہ انہوں نے دکھانا ہے اس الیکشن میں. چلے جی، یہ راستہ اب ظاہر ہے سیاسی جماعتوں کا کام ہی ہے کہ وہ قوموں کو راستہ دکھائیں، اور لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ مایوسی کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جاتی ہے. جو لیڈر یہ کام کرتا ہے وہی لیڈر کہلاتا ہے. 8 فروری کو اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کیجیے گا. یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ نگہبان.